हेलो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है प्रेसिडेंट रूल। अब हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा कि कितनी टाइप की इमरजेंसीज हैं। 3 टाइप की। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, फिर प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 हमने पढ़ा। क्या था उसमें? पहली बात उसमें थी कि इमरजेंसी वर्ड, नेशनल इमरजेंसी उसने यूज़ नहीं किया वर्ड। उसने क्या बोला है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। और वो किन 3 बेसिस पे होती है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। चेंज किसने किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मोरारजी देसाई। उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन किया। ठीक है, ये वाली इमरजेंसी हमने पढ़ ली, नेशनल इमरजेंसी, और हमें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 क्या है? प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम और क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी, और क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। पर मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस वाले आर्टिकल के लिए इमरजेंसी वर्ड यूज़ ही नहीं किया है। उन्होंने सीधा कहा है प्रेसिडेंट रूल, बाकी और कुछ नहीं कहा। इमरजेंसी किसी टाइप का वर्ड इसमें यूज़ नहीं हुआ। ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 356 है, ये अपनी पावर किस आर्टिकल से लेता है? ये अपनी पावर लेता है आर्टिकल 355 से। क्योंकि आर्टिकल 355 क्या कहता है कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट। हर एक स्टेट को प्रोटेक्ट करना सेंटर की ड्यूटी है। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? या तो एक्सटर्नल एग्रेशन या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस, एंड टू इंश्योर कि जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो फॉलो हों। इस लाइन का मतलब क्या है? आर्टिकल 355 कहता है कि ये सेंटर की ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। किस किस के अगेंस्ट? एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब अगर बाहर से कोई वॉर होने वाली है या उस पर कोई हमला होने वाला है उससे, या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही से फॉलो नहीं हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, सही से जो गवर्नमेंट है वो अपना फॉलो नहीं कर रही है इंस्ट्रक्शंस, तो उन सब रीजन से प्रोटेक्ट करें उनसे। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ? सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बना दिया, क्योंकि सेंटर को एक बड़ा भाई की तरह दे हैव गिवन द पावर, राइट? तो एक तो आर्टिकल 356 को पावर मिली किससे? आर्टिकल 355 से। दूसरी आर्टिकल 356 को पावर मिलती है एक और आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 365। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 और 6 की पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो 365 बन गया। अब 365 कहता है कि whenever a state fails to comply or give effect to any direction from the center, president can hold कि अब सिचुएशन आ गई है कि स्टेट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा। क्या मतलब है आर्टिकल 365 का? वो कहता है कि जब स्टेट सेंटर की कोई डायरेक्शन नहीं मान रही, या जानबूझ के नहीं मान रही, मानना नहीं चाहती है, या वो मान नहीं पा रही, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तब प्रेसिडेंट कैन होल्ड कि अब सिचुएशन आ गई है भाई कि प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो हो नहीं रहे, तो अब मैं क्या लेके आऊँगा? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इज़ कि प्रेसिडेंट अपनी पावर कौन से 2 आर्टिकल से लेता है? 355 जो बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट करना है, और 365 कि अब वो फॉलो नहीं कर पा रही कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट को यकीन हो गया तो अब वो क्या लेके आएंगे? प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 एम्पावर करता है। अब आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल है क्या? क्या करता है ये? क्यों डरते हैं लोग? क्यों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको बोला डेड लेटर, कि मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए किसी स्टेट का लाने के लिए। आइए जानते हैं क्यों। आर्टिकल 356
एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू इशू अ प्रोक्लेमेशन? क्या एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट सिचुएशन इज अराइजन इन विच स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ये पावर को प्रेसिडेंट देता है कि आप एक ऐसा नोटिस निकालो जिसमें आप कहो कि ये वाली स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही, तो मैं प्रेसिडेंट रूल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल है, कि या तो प्रेसिडेंट को गवर्नर रिपोर्ट भेजेगा और फिर प्रेसिडेंट रूल लगाएगा, या तो वो खुद से भी लगा सकता है। मतलब गवर्नर की रिपोर्ट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो खुद से भी लगा सकता है। ठीक है, अब लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया। कैसे लगेगा? पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना ही लग जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन की, ठीक है, प्रेसिडेंट ने नोटिस निकाल दिया कि मुझे इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो सही तरीके से चल नहीं रही। चलिए ठीक है, प्रोक्लेमेशन निकल गई। अब क्या होगा? वो लोकसभा में जाएगी, वो राज्यसभा में जाएगी, दोनों को ही, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, दोनों को ही विद इन 2 मंथ्स ये जो प्रोक्लेमेशन है वो पास करनी है। तो नेशनल इमरजेंसी में कितना टाइम था? 1 मंथ। इसमें कितना टाइम है? 2 मंथ्स। और उसमें क्या था? स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या है? सिंपल मेजॉरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे हर चीज़ किससे हो रही है? सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी मेजॉरिटी, राइट? वेरी गुड। सो पास विद इन 2 मंथ्स, और राज्यसभा से भी इट हैज़ टू बी पास विद इन 2 मंथ्स। अब अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तब विद इन, जब भी वो बनेगी उसके विद इन 30 डेज इसको ये पास करना। ठीक है, अगर आपको मेजॉरिटीज़ के बारे में नहीं पता है तो आई ट्राई कि मैं कोई एक शॉर्ट वीडियो उसके लिए लाऊं एंड देन इट विल बी क्लियर टू यू, राइट? ठीक है, अब अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो जब भी वो बनेगी विद इन 30 डेज उसको क्या करना है? ये पास। चलिए, लोकसभा ने पास कर दिया, टिक। राज्यसभा ने पास कर दिया, टिक। अब वो 6 महीने के लिए लग गई। कितने महीने के लिए लग गई? 6 महीने के लिए। नेशनल इमरजेंसी भी 6 महीने के लिए लग रही थी, ये भी 6 महीने के लिए लग गई। पहले क्या था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंदिरा गांधी, उन्होंने इसका जो टाइम है वो इंक्रीज कर दिया 1 साल। मतलब अगर प्रोक्लेमेशन पास हो गई तो 1 साल के लिए रहेगा प्रेसिडेंट रूल, लेकिन उसको फिर डिलीट किया किसने? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वापस से वो क्या बन गया? 6 महीने। तो 42nd ने इंक्रीज कर दिया था 1 साल, 44th ने वापस क्या कर दिया? 6 महीने, राइट? क्लियर? वेरी गुड। अब आगे चलिए, 6 महीने के लिए आ गया। फिर दोबारा प्रेसिडेंट ऐसे सेम एक प्रोसेस करेगा सिंपल मेजॉरिटी से, और फिर से दोबारा 6 महीने के लिए लग गई। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट कुछ ऐसे सेम प्रोसेस करेगा, फिर 6 महीने के लिए लग गई। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में क्या था? 6 महीने इनडेफिनिट, कब तक भी लेके चले जाओ। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 6 महीने करके वो बढ़ेगी, लेकिन मैक्सिमम कब तक रह सकती है? 3 साल। मतलब प्रेसिडेंट रूल 3 साल से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसकी एक एक्सेप्शन भी है पंजाब की, जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, राइट? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने एक प्रोविज़न ऐड किया। क्या कहा उसने? कि अगर प्रोक्लेमेशन 1 साल के बाद लेके जानी है ना, मतलब अगर प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो 2 कंडीशंस फुलफिल करनी ही करनी पड़ेंगी। पहला कि नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए इंडिया में या उसके किसी पार्ट में, और दूसरा
कि इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट दे के बोले कि इस स्टेट में इलेक्शंस नहीं हो सकती हैं, यहाँ के हालात तो ख़राब हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम कितने साल के लिए जा सकता है? 3 साल के लिए। अब उसमें से पहला साल तो आपने 6 महीने करके निकाल दिया, लेकिन बाकी 2 साल तक भी अगर आपको लेके जाना है तो आपको ये 2 कंडीशंस फुलफ़िल करनी ही करनी है। पहला कि नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए इंडिया में या उसके किसी पार्ट में, या दूसरा कि इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट दे कि इस स्टेट में इलेक्शंस नहीं हो सकते। हमने पढ़ा है मैक्सिमम पीरियड 3 इयर्स, उस 3 इयर्स में से 1 ईयर सिंपल प्रोक्लेमेशन, सिंपल मेजॉरिटी पास करो, बढ़ा दो 6 महीने। अगले 2 साल के लिए ये 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये किसने ऐड किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने। अब प्रेसिडेंट रूल लग गया, वेरी गुड। हटाएंगे कैसे? सिंपल, बहुत सिंपल है कि प्रेसिडेंट सिंपली एक प्रोक्लेमेशन निकाल देंगे, मतलब एक नोटिस निकाल देंगे कि मैं इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल ख़त्म कर रहा हूँ। बस प्रेसिडेंट रूल ख़त्म। इसको किसी पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। सिंपली ये किसकी ड्यूटी है? प्रेसिडेंट की। वो नोटिस निकालेंगे, प्रेसिडेंट रूल ख़त्म। अब इतना लोग डरते क्यों हैं प्रेसिडेंट रूल से? क्यों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला कि ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए? क्यों बोला उन्होंने? आइए देखते हैं। क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस को ओवरटेक कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी में भी कुछ ऐसा ही होता था, पर उसमें स्टेट अपना काम करती थी, बस सेंटर के पास एक ओवरराइडिंग पावर आ जाती थी कि उसका ज़्यादा माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें प्रेसिडेंट फंक्शंस ओवरटेक कर लेते हैं और डिसमिस कर देते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिसके हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। अभी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, सारों की वीडियोस आएंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि स्टेट में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ जो कोई मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं, उन्हें स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। उनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। और ये एग्जीक्यूटिव है, ये लॉ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो प्रेसिडेंट इनके फंक्शंस को ओवरटेक कर लेते हैं और इन्हें डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, दूसरा, गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नर इज, आप याद रखेंगे कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर इज अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर तब तक ही रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहें, गवर्नर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट के फंक्शंस तब कौन संभालेंगे? गवर्नर। और किसकी हेल्प लेंगे? चीफ सेक्रेटरी, मतलब ब्यूरोक्रेसी। अब या तो वो सस्पेंड कर देंगे या तो वो डिसॉल्व कर देंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉज बनाती है। हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं होती है ना। सिंपली क्या होता है कि ओवरराइडिंग फंक्शन आ जाते हैं, पर इसमें क्या होता है कि सस्पेंड या डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन गिव पावर टू मेक लॉज फॉर स्टेट, या तो प्रेसिडेंट को या तो कोई भी अथॉरिटी जो उन्होंने बोली हो। मतलब पार्लियामेंट स्टेट के फंक्शंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देंगी? प्रेसिडेंट को, या तो कोई अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट ने बोली हो। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑथोराइज करेंगे फंड्स फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड एक सेंटर में होता है, एक स्टेट में होता है। जितनी भी पैसे कोई कंट्री कमाती है वो सारा इसके अंदर चले जाता है। जो कंट्री के सारे खर्चे होते हैं वो भी इसी में से होते हैं। तो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट बताएंगे कि इसके खर्चे कैसे होने हैं।
ठीक है, इतना समझ में आया? रियली नाइस। अब अगले 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs, तो आप ये याद रखेंगे कि इस दौरान प्रेसिडेंट रूल लगे होने के दौरान जो लॉज बनते हैं वो इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद भी ऑपरेटिव रहते हैं। सो लॉज ऑपरेटिव इवन आफ्टर इमरजेंसी, ठीक है। और इसमें कोई जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होती है। जुडिशरी वैसे भी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट है। हालांकि पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसके भी जजेस को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं रहती है। हाई कोर्ट किसी भी स्टेट के वैसे ही अपना काम करेंगे जैसे कि पहले कर रहे थे। और तीसरी बात आप एक और ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल में फंडामेंटल राइट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स हर इंसान को वैसे ही मिलेंगे, वो वैसे ही कोर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। कोई फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो रहा। पिछले वाले में नेशनल इमरजेंसी में हो रहे थे, आर्टिकल 19 और जो भी प्रोक्लेमेशन में लिखे हों वो वाले, इसमें नहीं होते। प्रेसिडेंट रूल 200 से ज़्यादा बार लग चुका है। पहली बार 1951 में लगा था पंजाब में। अब तक ऑलमोस्ट हर स्टेट में 2 या 2 से ज़्यादा बार लग चुका है। लेकिन BR अम्बेडकर, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इसको क्या बुलाया है? डेड लेटर, मेजर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब किसी भी स्टेट को सीधा प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट को नहीं लगा देना है। पहले कोई भी स्टेट हर एक ऑप्शन ट्राई करेगी उस कंडीशंस को ठीक करने का। प्रेसिडेंट रूल आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। पर BR अम्बेडकर को नहीं पता था कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला है फ्यूचर में। जैसे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, जब वो 1977 में गवर्नमेंट बन के आई तो उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया 9 स्टेट्स में जहाँ कांग्रेस पावर में थी। मतलब जहाँ जहाँ पे ऑपोजिशन पावर में थी, इन्होंने वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो अब अगर आप टेक्निकली देखें तो पूरी कंट्री पे सिर्फ एक पार्टी का ही रूल है। कौन सी? जनता पार्टी। और ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसीलिए कोर्ट में जाता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस। आप याद रखेंगे कि जब भी प्रेसिडेंट रूल की बारी आएगी, बात आएगी, कोई क्वेश्चन आएगा, आप इस केस का मेंशन ज़रूर करेंगे। ये केस है द वेरी फेमस SR बोमई केस 1994। मैं आपको बता दूं कि जो SR बोमई हैं थे वो CM थे ऑफ कर्नाटका, चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा और इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। और रीज़न क्या दिया? कि इनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, हम इन्हें डिसमिस कर रहे हैं। ये हैरान हो गए। इन्होंने कहा कि आपने तो प्रूव ही नहीं किया कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, सिंपली बोल दिया। तो ये गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इनकी रिट पिटीशन रिजेक्ट कर दी। फिर ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इनके केस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देती है। आइए देखते हैं क्या। पहला, कि जो प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला था कि मैं इस स्टेट में क्या लगा रहा हूँ, प्रेसिडेंट रूल, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी चेक कर सकती है कि ये ठीक लगा है कि नहीं। ठीक है, वो चेक करेगी कि ये ठीक लगा है कि नहीं, कहीं ऐसे ही तो नहीं लगा दिया। प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन एक रेलेवेंट मटेरियल पे बेस्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट ने लगा दिया, उनके पास प्रॉपर रेलेवेंट प्रूफ होना चाहिए कि ये इस स्टेट में हुआ था तब मैंने प्रेसिडेंट रूल लगाया। एक और बात मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर सेंटर पे है प्रूफ करने का कि रेलेवेंट मटेरियल है, हमने तभी प्रेसिडेंट रूल लगाया। ठीक है, लेकिन एक बात है कि कोर्ट ना करेक्टनेस चेक नहीं कर सकती है। मतलब कोर्ट ये नहीं देखेगी कि इन्होंने जो प्रूफ दिया है वो सही है कि नहीं, वो सिर्फ देखेगी कि ये जो प्रूफ है ये रेलेवेंट है प्रेसिडेंट रूल के जो लगाया है। अगर रेलेवेंट है मतलब ठीक है, अगर ये एक प्रूफ बन सकता है इसके लिए तो ये पास कर देंगी। ये चेक नहीं करेंगी कि वो बिल्कुल ही करेक्ट है कि नहीं,
कि और बेटर हो सकता था, वो सब चीज़ें नहीं। अगर कोर्ट को कभी लगता है कि ये डिसीजन प्रेसिडेंट के गलत थे, तो वो रिवाइव कर सकते हैं डिसॉल्व स्टेट गवर्नमेंट को। जो स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने आके डिसॉल्व कर दी, कोर्ट वापस से उसको जिंदा कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट, जब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन निकाली थी तो 2 महीने थे लोकसभा और राज्यसभा के अप्रूव करने के लिए, और फिर वो 6 महीने बढ़ रही थी, है ना। लेकिन तो अब एसआर बोमई केस ने बोला कि जब तक वो 2 महीने चल रहे हैं, मतलब जब तक लोकसभा और राज्यसभा ने अप्रूव नहीं कर दिया है, तब तक प्रेसिडेंट सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सस्पेंड होती है मतलब थोड़े टाइम के लिए फंक्शन नहीं कर रही है, डिसॉल्व होना मतलब बिल्कुल ख़त्म होना, मतलब नए इलेक्शंस। तो पहले 2 महीने जब तक लोकसभा और राज्यसभा ने अप्रूव नहीं किया है, तब तक सिर्फ क्या हो सकता है बताइए, तब तक सिर्फ सस्पेंड हो सकती है, डिसॉल्व नहीं हो सकती। अगला पॉइंट ये कहता है कि एसआर बोमई केस कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, सबको अपने रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी है, सेक्युलरिज्म है। ये एसआर बोमई केस कहता है कि सेक्युलरिज्म ना एक परफेक्ट ग्राउंड है प्रेसिडेंट रूल लगाने का। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी स्टेट सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं कर रही, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रही है, या दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो तब प्रेसिडेंट क्या लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल। अगला पॉइंट मोरारजी देसाई में जो हमने बोला था कि जो क्वेश्चन है लूजिंग कॉन्फिडेंस का, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे चेक करो। मतलब ऐसे ही नहीं बोल दो कि इस गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, आप प्रूव करो, वोटिंग से प्रूव करो, फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रूव करो। ये किसने कहा, एसआर बोमई केस ने। अगला ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी है जो सेंटर में, वो जिस भी स्टेट में ऑपोजिशन की पार्टी है उसको डिसमिस नहीं कर सकती। कर सकती है अगर बड़े ही उसके पास रीज़न हो, पर इस बेसिस पे नहीं कर सकती कि अच्छा ये ऑपोजिशन का है तो इसको प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। 9th पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि प्रेसिडेंट रूल एक एक्सेप्शनल पावर है, इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अब BR अम्बेडकर ने तो इसीलिए कहा था कि मिसयूज़ ना हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो एक वेपन की तरह यूज़ होने वाला है प्रेसिडेंट रूल, ऑपोजिशन को दबाने के लिए, डेमोक्रेसी को दबाने के लिए, राइट। तो इस पे ही जो HV कामत जो एक मेंबर हैं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्या कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर इज़ डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच एलाइव। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नो मोर, बट उनके जो आर्टिकल्स हैं वो अभी भी चलते हैं, फॉलो होते हैं, और वो मे बी रेलेवेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द टुडेज टाइम। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट चलिए फ्रॉम एग्ज़ाम में आ सकता है तो हमें करना है। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने कहा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं है, जुडिशरी उसको चेक नहीं करेगी कि ठीक है कि नहीं। बट फिर वही 44th ने उसको सही कर दिया कि नहीं, बिल्कुल ये सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू का। अगर प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं तो कोर्ट चेक कर सकता है कि वैलिड है कि नहीं है। बोमई केस ने भी यही सेम चीज़ बोली। अब कुछ प्रॉपर रीजंस हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के, कुछ इम्प्रॉपर हैं। प्रॉपर रीजंस क्या हैं, पहला कि हंग असेंबली हो। हंग असेंबली मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, प्रेसिडेंट कंफ्यूज्ड तो हंग असेंबली, गवर्नर कंफ्यूज तो इसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। या जो पार्टी को मेजॉरिटी मिली है उसने डिक्लाइन ही कर दिया कि मैंने नहीं गवर्नमेंट फॉर्म करनी, गुड रीज़न। दूसरा, कोई पार्टी विलिंग ही नहीं है मिनिस्ट्री फॉर्म करने की, या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट द सेंटर की डायरेक्शंस एक्ट कर रही है, जानबूझ के अगेंस्ट जो सेंटर बोल रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रही है जानबूझ के, और अपनी नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करने से भी मना कर रही है।
तो ये सारे जो रीजंस हैं ये प्रॉपर एक रीजंस है कि जिसकी वजह से ठीक है प्रेसिडेंट रूल आ सकता है। अब कुछ इम्प्रॉपर रीज़न भी है। इम्प्रॉपर रीज़न है कि प्रेसिडेंट ने ट्राई ही नहीं किया ऑल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्म करने का। मतलब हंग असेंबली हुई पर वो कोशिश तो कर सकते थे कि कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो, कोई कोalition हो, कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो, पर उन्होंने ये कोशिश ही नहीं की। प्रेसिडेंट हिमसेल्फ दैट गवर्नमेंट हैज़ नो मेजॉरिटी विदाउट फ्लोर टेस्ट, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ सेज, तो मतलब प्रेसिडेंट खुद से ही कह रहे हैं कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी तो मैं इन्हें डिसमिस कर रहा हूँ। नहीं, अगर आपको पूरा फ्लोर टेस्ट करवाना है, आपको प्रॉपर वोटिंग करवानी है, फिर ही आप कर सकते हैं। या तो मिनिस्ट्री के खिलाफ एलिगेशन है करप्शन का। अगर एलिगेशन है करप्शन का तो वो एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल लगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टेट PCS UPSC, आप ध्यान रखेंगे। और अगला कि स्टेट गवर्नमेंट को वार्निंग भी नहीं दी। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को एक बार वार्निंग तो देते, हो सकता है वो ठीक हो जाती, तो अभी नहीं दी है, तो ये एक इम्प्रॉपर रीज़न है फॉर प्रेसिडेंट रूल। तो इसी के साथ हमारा प्रेसिडेंट रूल ख़त्म होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी बची है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। इसे अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिएगा, स्लो कर लीजिएगा अगर आपको करना है, बार बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, PYQs हम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।